हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए न्यू स्टोरी रीबर्थ इन नॉवल एपिसोड 1। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अपनी शादी के ही दिन अपने मंगेतर को अपनी बहन के साथ आपत्तिजनक हालत में देखती है तो उसका दिल टूट जाता है। 2 घंटे बाद उसकी शादी थी और उसका मंगेतर और उसकी बहन उसे धोखा दे रही थी। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता वह वहां से निकलकर सोचने लगती है कि उसने इस इंसान से शादी करने के लिए अपने माँ पापा भाई भाभी सबको इतना दर्द दिया, इतनी तकलीफ थी, और वही इंसान उसे धोखा दे रहा था। और इन सब में उसकी खुद की बहन उसका साथ दे रही थी, जिस बहन को उसने कभी अपनी कजिन नहीं समझा। उसे हमेशा वो सब कुछ दिया जो उसे मिलता था, तभी उसने उसे धोखा दिया। यही सब सोचती ही हुए कि छत पर आकर खड़ी हो जाती है और आसमान को देखते हुए कहती है, मैंने जिन 2 लोगों से सबसे ज्यादा प्यार किया उन दोनों ने ही मुझे धोखा दिया, और अब मैं कैसे अपनी फैमिली को फेस करूंगी, कैसे मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करूंगी। फिर वह खड़ी होती और कहती है, मैं इन दोनों को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते क्योंकि इन्होंने प्यार में मुझे धोखा दिया है, और अब मैं बताऊंगी कि धोखा देना किसे कहते हैं। और वहां से मंडप की तरफ चली जाती है। वहां जाकर अपने चाचा चाचा माँ पापा भाई भाभी और अपने मंगेतर की फैमिली से कहती है, मेरे साथ चलिए, आपको कुछ दिखाना है। सब लोग पीहू के साथ उसे कमरे की तरफ चले जाते हैं जहां वो लेकर जा रही थी। अचानक से कमरे का गेट खोल देती है और सब लोग कमरे में अंतर होते हैं। जब वो लोग कमरे में प्रेम लीला को देखते हैं तो शर्म के मारे सबके चेहरे झुक जाते हैं। वो दोनों भी हड़बड़ी में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी पीयू हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम दोनों से अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया, और हाँ, आज के बाद तुम दोनों की मेरी जिंदगी में या मेरे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, वरना ऐसी जगह मारूंगी ना कि पानी भी नहीं मिलेगा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, मैं बेवकूफ नहीं थी, बल्कि मैं तुम दोनों पर भरोसा करती थी। तुम दोनों बचपन से मेरे साथ थे, लेकिन तुम दोनों ने ही मेरे भरोसे का और मेरे प्यार का कत्ल कर दिया। अब शायद मैं जिंदगी में कभी किसी पर भरोसा ना कर सके। और कमरे से बाहर निकल जाती है। और कमरे में आने के बाद वो खुद को आईने में देखती है और कहती है, ये तुम तो नहीं थी पीहू, तो ऐसे कभी नहीं थी। तुम तो इतनी अच्छी थी, इतनी नटखट चुलबुली, सबको हंसाने वाले, सबका ख्याल रखने वाली। तुम कैसे किसी और के लिए खुद को बदल सकती हो? ये तो गलत है ना। हम जिससे प्यार करते हैं उसे बदला नहीं करते, बल्कि उसकी अच्छी और बुरी आदतों को अपना लेते हैं। अपने कपड़े चेंज कर नीचे आती है और सबसे माफी मांगती है अपने किए के लिए। तभी उसकी चाचा अचानक से आकर उसकी गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, तेरी वजह से आज मेरी बेटी करना पड़ा, मैं तुम्हें चिंता नहीं छोड़ूंगी। और चाकू से उनका गला काट देती है। क्यों नहीं अपना गला पकड़कर बैठ जाती है। उसे सामने देखती है, उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया। सब लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई अपनी आखिरी वक्त में भगवान से कहती है, भगवान जी क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं हमेशा इस फैमिली को दुख और दर्द दिया, लेकिन आज मैं जानी हूँ कि यह फैमिली तो मेरी कभी थी ही नहीं। ये फैमिली शुरू से सिर्फ और सिर्फ निशा की थी, इसीलिए तो हर चीज में मेरी गलती बताई जाती थी। और आखिरी वक्त में भगवान से कहती है, मुझे अगर एक मौका मिले तो मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल दूंगी, कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। और अपनी आखिरी वक्त में को भगवान से यही मांगती रहती है कि उसे एक मौका मिलना चाहिए। एक आलीशान कमरे में एक लड़की बेड पर सोई हुई थी। उसके बाल पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। वह देखने में परियों की तरह खूबसूरत थी। तभी उसे कमरे का दरवाजा खुलता है और एक औरत अंदर आती है और उसे लड़की के माथे पर हाथ फेर कर कहती है, उठ जाओ बेटा, कॉलेज भी जाना है। तुम्हें कब सोती रहोगी? बाहर सब लोग तुम्हारा आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम टाइम से नहीं आए तो तुम्हारे पापा फिर से नाराज हो जाएंगे और तुम फिर से एक अच्छी बेटी नहीं बन पाओगी। सब तुम्हें वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। तभी उस लड़की की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। वह अपने चारों तरफ देखती है और कहती है, मुझे तो मार दिया गया था, तुम्हें जिंदा कैसे? और फिर वह उठकर बैठ जाती है तो देखती है उसके कमरे में अनजान औरत उसके लिए कपड़े निकाल रही थी। वह उठ के खड़ी हो जाती है और आईने में खुद का चेहरा देखकर एक पल के लिए डर जाती है। जब वह ध्यान से देखते हैं तब उसे समझ आता उसके फेस पर अत्यधिक मेकअप किया हुआ है। फिर वो चारों तरफ देखती है तो उसे कमरे में ऐसे ही अजीबोगरीब सामान रखे हुए थे जैसे वो किसी लड़की का नहीं बल्कि किसी साइको का कमरा हो। तभी वह औरत उस लड़की के पास आती है और बोलती है, आप जल्दी मुझसे प्यार हो जाओ, फिर हम नीचे चलते हैं। लड़की बिना कुछ कहे बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम में जाकर खुद का फेस देखती है तो उसे खुद का फेस ही डरावना लग रहा था। वो पहले आईने में खुद को देखकर अपने
चेहरे से मेकअप को साफ करती है तो उसे मेकअप के पीछे से बहुत ही खूबसूरत लड़की का चेहरा नजर आता है। फिर वह अपने बालों को देखते हैं जो हरे रंग में रंगे हुए थे। अपने बालों में हाथ डालती है तो उसे अपने बालों में कुछ तो वो शावर के नीचे जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपने बालों को अच्छे से शैम्पू से धोकर साफ करती हैं तो अब उसके बाल बिल्कुल काले और शाइनी हो जाते हैं। वह खुद को आईने में देखकर कहती है, इस लड़की ने खुद का क्या हुलिया बना रखा है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या ये साइको थी क्या। फिर वह खुद के फेस बालों को हाथ पैरों से टैटू को साफ करती है और अच्छे से खुद को आईने में देखती है। अब जाकर वह अपने इस चेहरे से सेटिस्फाई हुई थी, वरना पहले वह उसे लड़की काम जोकर ज्यादा लग रही थी। तभी उसकी नज़र अपने आईब्रोज पर जाती है जो एक दूसरे से मिली हुई थी। फिर वह उनको अच्छे से साफ करती है। अब जाकर उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था। फिर वह बाथरूम पहनकर बाहर आती है और अपने कपड़े लेकर पहनने लगती है, लेकिन वह कपड़े उसे पसंद नहीं आते तो वह अलमारी में जाकर कपड़े ढूंढती है। उसे कोई भी अच्छा कपड़ा दिखाई नहीं दिया था, इसलिए वह सारे कपड़ों को लाकर डस्टबिन में फेंक देती है। तभी उसे लड़की की नज़र एक पिंक कलर की साड़ी पर जाती है। जैसे वो पहनकर तैयार हो जाती है और अपने कमरे से बाहर निकल जाती है। जब बस सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तब उसकी हील की टकटक से सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और अपने घर में एक अनजान लड़की को देखकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं और फिर उसके नीचे आने पर सब लोग उसे तरह तरह के सवाल करने लगते हैं। तभी वो लड़की अचानक से चीखती और कहती है, चुप हो जाओ तुम लोग, क्या मेरे कान खा जा रहे हो इतनी देर से। जब सब लोगों ने उसे लड़की की आवाज़ सुनी तो सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यह उन्हीं की अपनी बेटी तो थी जिसे वो पहचान नहीं पाए थे। तभी उसे लड़की का भाई उसके पास आता है और उसके चेहरे को छूकर कहता है, ये तुम हो अनिका। अनिका इस नॉवेल की हीरोइन थी और वह एक पागल लड़की थी जिसे जो चीज़ पसंद आ जाए वह उसे चाहिए ही चाहिए थी और उसकी फैमिली इसी बात से उसे सबसे ज़्यादा नाराज रहती थी। लेकिन आज अनिका का ये रूप देखकर सब लोग हैरान और परेशान दोनों थे। अनिका किसी पर ध्यान दिए बिना घर से बाहर जाने लगती है। तभी उनका के पापा कहते हैं, रुको कहाँ जा रही हूँ। बिना पूछे और बिना कुछ बताए अनिका पलटकर उनकी तरफ देखती है और कहती है, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं, शायद तुमने सुना नहीं। अनिका उनके सामने खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को बांध कर रहती है। देखिए मिस्टर, आप जो कोई भी हैं वटीवर, बट मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करिए क्योंकि मैं आपकी कॉल नहीं लगती। राजेंद्र जी घुरकर अनिका की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम बदतमीज थी, यह तुम्हें जानता था, लेकिन तुम इतनी बदतमीज हो कि अपने खुद के बाप से कैसे बात करनी है बहुत में नहीं आता। उनका भी घुरकर उनकी तरफ देखती है और कहती है, तो आपने कब कौन सा आपका फर्ज निभाया जो मैं आपको अपना आप माने। इस घर में जो भी रहते हैं ना, जो भी लोग हैं, उन्होंने कभी मुझे अपना नहीं समझा। मैं कब बीमार होती हूँ, मैं कब घर आता हूँ, मैं कब खाना खाती हूँ, कब नहीं खाती हूँ या बिना खाए ही सो जाती हूँ। किसी को इस बात की फिक्र है जो मैं किसी और की फिक्र करूँ। आज अनिका के तेवर देखकर सब लोग खामोश थे और सब जानते थे कि अनिका कह रही है वह सच था। राजेंद्र जी फिर भी अनिका की तरफ देखकर कहते हैं, तो किसने कहा तुम्हें इस घर में रहने के लिए, मत रहो, चली जाओ ये घर छोड़कर। मैं भी देखता हूँ कि इस घर के और इस घर के पैसों के बिना तुम दो दिन बाहर नहीं निकल सकती हो। अनिका भी अपने हाथ बांधकर राजेंद्र जी के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, ठीक है चली जाऊंगी इस घर से, आपसे, आपकी सो कॉल फैमिली से दूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। सब लोग हैरानी से अनिका को देख रहे थे क्योंकि आने गाने कभी भी राजेंद्र जी से इस तरह बात नहीं की थी। वह तो मरती थी राजेंद्र जी की एक नज़र खुद पर देखने के लिए राजेंद्र जी से बात करे, इसलिए तो हमेशा उटपटांग हरकतें करती थी। उसे घर के अंदर एक लड़का आता है, देखने में बहुत स्मार्ट, ड्रेसिंग, 5 फीट 6 इंच हाइट, कुल मिलाकर वो किसी मॉडल से काम नहीं था। तभी उसे लड़के को देखकर एक लड़की उसके पास जाती है और गले लग जाती है और कहती है, राहुल बेबी तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हें पता है ना जब उनका घर होती है वो कौन कोई ड्रामा करती है। घर कर अनिका को देखने लगता है, लेकिन अनिका पर उसके इस तरह देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल अनिका के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी, लाने का तुम हमेशा दूसरों को सिर्फ परेशान करना जानती हो। अनिका उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम कौन हो और मेरे पिता के बीच बोलने वाले तुम होते कौन हो। मैं तुमसे नहीं अपने पापा से बात कर रही हूँ और इस घर में किसी को भी अधिकार नहीं है तो वो बेटी को अपने पिता से बात करने से रोक सके, इसलिए इसके लिए आए हो ना। उसी के पास जाकर खड़े हो जाओ वरना किसी के सामने बोलने लायक नहीं रखूंगी तुम्हें। आज अनिका का ऐसा रूप देखकर राहुल शॉक हो जाता है, क्योंकि वो तो राहुल से मिलने के लिए, उससे बात करने के लिए मरती थी, लेकिन आज की अनिका तो सबको शॉक पर शोक दिए जा रही थी। अनीता की मम्मी अनिका के पास आती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी अनिका, तुम अपने पापा से इस तरह से क्यों बात कर सकती हो। तभी उनका उनकी तरफ देखती
हो रहती है। अरे मैं तो भूल ही गई माताश्री, आप तो आओगी ही ना अपने पति की पैरवी करने। अरे यार चलो कोई नहीं, आप भी सुन लो। जैसे मेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, ना घर के किसी भी मेंबर से कोई रिश्ता नहीं है, और अगर कभी कहीं किसी मोड़ पर मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा तो अजनबी समझकर भूल जाना। यही मेरी शादी थी। आज के बाद मेरा आपसे, आपकी फैमिली के किसी मेंबर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगी कि अनिका क्या चीज है और कहाँ तक जा सकती है। वेट एंड वॉच कहकर वो घर से बाहर निकल जाती है। अनिका बाहर आकर गहरी सांस लेती है और कहती है, अच्छा हुआ जो मैं जेल से बाहर आ गई, वरना वहाँ सब लोग मुझे जिस तरीके से देख रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी मेरा मर्डर कर देंगे सब लोग। आज अनिका का इस तरह इस घर को छोड़कर जाना पूरी फैमिली को परेशान कर गया था, क्योंकि सब लोग जानते थे कि अनिका ना तो पढ़ाई में अच्छी थी और ना ही उसका किसी के साथ सलूक अच्छा था, तो वो इस शहर में क्या इस देश में भी सरवाइव नहीं कर सकती थी। राजेंद्र जी अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहते हैं, अगर तुमने थोड़ा ध्यान इस लड़की के ऊपर दिया होता ना तो ये बदतमीज नहीं होती। अनिका की मम्मी सर झुका लेती है और कहती है, मैं क्या करती, पूर्वी भी तो छोटी थी ना, उसे पर भी तो ध्यान देना था, इसलिए मैं अनिका पर ध्यान नहीं दे पाई। अनिका की दादी खड़ी होती है और कहती है, आज आज़ाद होगी वो इस घर के बंधनों से, और देखना वो खुद को साबित करके दिखाएंगे कि वो तुम लोगों को बिना भी एक अच्छी जिंदगी जी सकती है। और देखना उसकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आएगा जो उसे अपनी सर आंखों पर बिठाकर रखेगा, और तुम्हें सिर्फ किसी की भी उसे कोई जरूरत नहीं होगी। अपनी माँ की बात सुनकर राजेंद्र जी की आंखों में नमी आ जाती है, लेकिन वो किसी के सामने इस बात को चालू नहीं होने देते, क्योंकि राजेंद्र जी अगर किसी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे तो सिर्फ अनिका थी, लेकिन अनिका की हरकतों की वजह से नाराज रहते थे। अनिका वहां से निकालकर सीधा एयरपोर्ट जाती है और टिकट कराकर वो वहां से मुंबई चली जाती है, क्योंकि वो अब इन लोगों के पास नहीं रहना चाहती थी और ना ही उन्हें लोगों से कोई मतलब था, क्योंकि इन लोगों ने जो सलूक असली अनिका के साथ किया था उसके बाद फोन सबसे नफरत करती थी और ना ही किसी रिश्ते को मानती थी। 2 महीने में अनिका ने खुद की कंपनी मुंबई में खड़ी कर ली थी, क्योंकि उसने इन सब के लिए अपनी फ्रेंड सपना से मदद ली थी। उसकी फ्रेंड सपना एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और उसका खुद का बिजनेस था जो उसने अपनी पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद टेक ओवर कर लिया था, और अब उसके पापा रेस्ट करते थे, इसीलिए उसने बिना कोई वजह जान अनिका को सपोर्ट किया था, क्योंकि वो जानती थी कि अनिका बुरी नहीं है, उसे बुरा उसकी फैमिली ने बनाया था। अगर वो थोड़ा ध्यान उसके ऊपर भी दे देना तो शायद आज उनका की जिंदगी ऐसी ना होती। अनिका के पापा राजेंद्र जी ने अनिका को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी, क्योंकि उन्हें आज तक ये भी नहीं पता चला था कि वो इस घर से बाहर निकालने के बाद कहाँ चली गई, किसके पास गई, किसके साथ है, वो किन हालातों में है, कोई कुछ नहीं जानता था। वही राहुल भी अपने स्तर पर अनिका को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, भले ही वो अनिका से नाराज हो, लेकिन एक वक्त था जब अनिका उसकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। अनिका का जल्दी जल्दी अपने फ्लैट को ताला लगाकर बाहर निकलती है तो वो देखी है उसका असिस्टेंट वहां खड़ा था। असिस्टेंट कहता है, मैं हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा, वरना आप नहीं जानती वो मल्होत्रा कॉर्पोरेशन का जो मालिक है ना, वो थोड़ा सनकी टाइप का इंसान है, और अगर हम 1 मिनट भी लेते हुए ना तो वो हमें ऑफिस में भी नहीं घुसने देगा। अनिका अपनी असिस्टेंट पिया को समझाते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो पिया, हम टाइम से पहुंच जाएंगे, जैसे आज तक हमें हर एक डील मिली है ना ये भी मिलेगी। या अनिका की तरफ देखकर कहती है, लेकिन मैं आज मुझे बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि यह जो मिस्टर मल्होत्रा है ना, ये बहुत ही अजीब सा इंसान है, आपने ही जानती यह है तो बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून, बट इसकी हरकत है ना किसी साइको जैसी लगती है, इसलिए मुझे आपके लिए डर लग रहा है, क्योंकि उसने मीटिंग में सिर्फ आपको बुलाया है। वो दोनों बात करते हुए मल्होत्रा कॉर्पोरेशन पहुंच जाती है और वहां से जल्दी से अपनी मीटिंग रूम की तरफ बढ़ जाती है। आइए जानते हैं अपने हीरो के बारे में। हमारे हीरो का नाम है समय मल्होत्रा। जिस समय के साथ चलना अच्छे से आता है, वो अपना 1 सेकंड भी किसी के लिए बेस्ट नहीं करता, चाहे उसकी फैमिली ही क्यों ना हो। वो हर किसी से सिर्फ उतनी ही बात करता है जितनी उसे जरूर लगती है, वरना वो ज्यादातर सिर्फ अपने बिजनेस में लगा रहता है। उसका एक ही सपना है, इस दुनिया पर राज करना, और वह कर भी रहा है। समय मल्होत्रा 6 फीट हाइट, गोरा रंग, काली आंखें, ब्राउन बाल, चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी, उसके 6 पैक अप, उसकी परफेक्ट जो लाइन, वो किसी हॉलीवुड हीरो की तरह लगता है। वो वर्ल्ड का फेमस बैचलर है जिसके सपने हर एक लड़की देखी है, उसे पाना या उसके साथ एक रात बिताना है उन लड़कियों का ख्वाब है। लेकिन समय मल्होत्रा आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। अब इसका रीजन क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन वो लड़कियों से बहुत नफरत करता है, इतनी नफरत के जिसकी कोई इम्तिहान नहीं है, इसीलिए वो किसी लड़की को अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं करता है। समय बिजनेस टाइकून होने के साथ साथ एक माफिया किंग भी था, जिसकी आइडेंटिटी के बारे में आज तक उसकी फैमिली भी नहीं जानती थी। वो इतना क्रूअल था कि किसी को मारने से पहले एक पल नहीं सोचता है।
अब क्या होगा बेचारी अनिका का, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक डेविल की एंट्री हो चुकी है। ये तो मैं जानती हूँ, जो मैं चाहूंगी वही होगा। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कुछ आ चुका था और अब बारी थी समय के आने की। 9 बजे बजने में 1 सेकंड था, तभी समय अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में एंट्री लेट है। समय को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। वहीं पिया और अनिका तो अपनी आंखें फाड़े समय को देख रही। कॉन्फ्रेंस हॉल में सब कुछ आ चुका था और अब बारी थी समय के आने की। 9 बजे बजने में 1 सेकंड था, तभी समय अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में एंट्री लेट है। समय को देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। वहीं पिया और अनिका तो अपनी आंखें फाड़े समय को देख रही थी, क्योंकि समय लगी इतना हैंडसम रहा था। समय मीटिंग स्टार्ट करने को बोलता है। सब लोग अपना अपना प्रपोज समय के आगे रखते हैं और अपनी अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन समय को अभी तक कोई भी प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आई थी, इसलिए वो इरिटेट हो चुका था। तभी बारी आती है हमारी प्यारी सी अनिका की। अनिका खड़े होकर प्रोजेक्टर पर जाती है और अपनी पेन ड्राइव लगाकर समझने लगती है। उसके समझने का बताने का तरीका इतना अच्छा था। इस समय एक तक उसे देख रहा था और पता नहीं क्यों अनिका को देखते हुए उसकी आंखें अनिका के पूरे बाज को तर रही थी। उसके सर के बल से लेकर उसके पैर के नाखून तक वह एक तक देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था वह हिप्नोटाइज हो गया था। अनिका को देखते देखते बढ़ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। तभी उसे तालिया की आवाज सुनाई देती है। वह अपने होश में जाकर चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ जाता है। एक नज़र सबकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है, आप सबको मिल द्वारा कल पता चल जाएगा कि हम ये प्रोजेक्ट किसके साथ करना चाहते हैं। अभी आप सब लोग जा सकते हैं। सब लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी समय अनिका की तरफ पॉइंट करके कहता है, मिस नानी का आप नहीं जा सकते, आप मेरे ऑफिस में लिए, मुझे आपसे बात करनी है। तेज हो जाती है। वहीं पिया शौक से निकाल को देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी जो भी लड़की आज तक समय की ऑफिस में गई है कभी जिंदा वापस नहीं आई, लेकिन आने तो कोई हरकत भी नहीं की थी जिसकी वजह से समय इतना नाराज हो जाए। अनिका ऑफिस में आती है और आकर खड़ी हो जाती है। तभी एकाएक उसे समय की आवाज सुनाई देती है, अपनी टॉप उतरे और दीवाल की तरफ घूम जाओ। समय की यह बात सुनकर अनिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि समय ने यह बात कितनी आसानी से कह दी थी। अनिका उस आदमी को हैरानी से देखने लगी। उसने आधे घंटे ऑफिस में रखकर इस आदमी का इंतजार किया था, और कौन पहली मुलाकात में एक लड़की से इस तरह पेश आता है। आने का समय की तरफ देखकर कहती है, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसको आप बोलोगे टॉप उतरे और मैं अपना टॉप उतार कर आपकी गोदी में बैठ जाऊंगी आकर, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये सुनकर समय ने अपनी नजरें अपनी फाइल से हटकर अनिका की तरफ देखा, जो उसकी डेस्क के बिल्कुल सामने खड़ी थी। अनिका को अपनी गहरी नजरों से देखते हुए समय कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हें ये प्रोजेक्ट चाहिए, इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके मुझे खुश करना होगा, तो मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे सकता हूँ। अनिका समय की तरफ देखती है और कहती है, आपको लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगी, पर सो सॉरी मिस्टर मल्होत्रा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो एक प्रोजेक्ट पाने के लिए अपनी इज्जत की नीलामी कर दे। मेरी जिंदगी में प्यार मोहब्बत किसी चीज की कोई जगह नहीं है। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, और वो मकसद है बिजनेस वर्ल्ड में राज करना। समय बहुत दिलचस्पी से अनिका को देख रहा था, क्योंकि उनके बिना डरे समय से बात कर रही थी, वरना कोई भी लड़की एक पल भी समय की आंखों में नहीं देख पाती थी और डर के मारे बेहोश हो जाती थी। लेकिन उनके बिना डरे उसके सामने खड़ी होकर उसे उसकी बातों का जवाब दे रही थी। यही बात समय को बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि उसे अपने लिए एक ऐसी ही लड़की तो चाहिए थी जो उसकी टक्कर की हो, उसकी दौलत से नहीं, उससे प्यार करे। समय अपनी चेयर से खड़ा होता है और कहता है, और अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया तो तुम शांति हो ना? तुमने जो मार्केट से पैसा उठाया है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो सब डूब जाएगा, और तुम्हारी जो कंपनी अभी अभी शुरू हुई है ना, वो खत्म हो जाएगी। अपने दोनों हाथों को बांधकर समय के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, मत दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक पराया मर्द के साथ सोकर पाया। अपने दोनों हाथों को बांधकर समय के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है, मत दीजिए, ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि एक मर्द के हाथों अपनी इज्जत गवा कर पाया गया कॉन्ट्रैक्ट अनिका को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। उनका बचपन से अपनी शर्तों पर जीती आई है और अपनी ही शर्तों पर जिएगी। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी जिंदगी में आप जैसे मर्द की कोई जरूरत नहीं है जो औरतों को अपना खिलौना समझ। समय अनिका के करीब आकर उसके काम में अपनी कर आवाज में कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी कंपनी के साथ साथ तुम्हारी दोस्त की कंपनी को भी बर्बाद
कर दूंगा। अनिका समय से कहती है, अगर आपको लड़ना है ना तो मुझे लड़के मेरी दोस्त को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आपको मुझसे मोहब्बत होती या मैं आपको पसंद करने लगती तो शायद मैं आपको खुद को सौंप देती, लेकिन एक बिजनेस डील के लिए तो सॉरी, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुँचने के लिए किसी के साथ भी हम बिस्तर हो जाए। और हाँ, अब आप मुझे ये प्रोजेक्ट देंगे, बिना तभी मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आप जैसे आदमी के साथ काम करने से अच्छा है कि मैं बेरोजगार रह लूं। अनिका जैसे ही अपना एक कदम उसे ऑफिस से बाहर निकलने वाली होती है, तभी उसके काम में समय की आवाज गूंजती है। सोच लो मिस अनिका, ऐसा ना हो कि आपका सपना सपना ही रह जाए एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनने का। अनिका पलटकर ऑफिस में आती है और समय के आगे खड़ी होकर कहती है, मैं वो अनिका हूँ मिस्टर मल्होत्रा जिसने कभी अपने आप की भी नहीं सुनी, और मैं हमेशा यही कहती हूँ जो गलत वो गलत। मेरे बाप ने कभी मुझे प्यार नहीं दिया तो मैंने उससे भी छोड़ दिया और अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर और अपने बलबूते पर जीती हूँ। मुझे किसी आदमी की या किसी की भी दया की जरूरत नहीं है। और यही प्रोजेक्ट की बात, तो इस प्रोजेक्ट को लात मार दिया निकाल समझे आप, और ऑफिस से निकल जाती है। ऑफिस से निकलने के बाद आने का समय को भर भर कर गालियां दे रही थी और पिया उनकी बातें सुनकर डर रही थी, क्योंकि यह ऑफिस समय का था। अगर किसी ने सुन लिया और समय को पता चल गया तो पता नहीं आने का के साथ क्या होगा। लेकिन पिया जानती थी जरूर कोई बात हुई होगी, वरना आने का कभी भी इतना गुस्सा नहीं होती, क्योंकि वो जल्दी ही किसी को जज नहीं करती है। लेकिन आज समय के बारे में वो ऐसी बातें बोल रही थी जो सुन सुनकर पिया के कान पक गए थे। अनिका के जाने के बाद समय अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, मुझे अनिका की पूरी डिटेल्स चाहिए और 1 घंटे के अंदर अंदर, और एक भी डिटेल छूटनी नहीं चाहिए। उसके जन्म से लेकर आज सुबह तक की एक एक डिटेल चाहिए। असिस्टेंट हमें अपनी गर्दन हिलाकर बाहर चला जाता है और भगवान के आगे हाथ जोड़कर कहता है, भगवान उसे लड़की ने क्या बिगाड़ा था, आपका दोस्त डेविल के सामने उसको लाकर खड़ा कर दिया। अब ये डेविल उसकी जिंदगी हराम कर देगा। और अपने काम में लग जाता है, क्योंकि वो जानता था अगर 1 घंटे में 1 मिनट भी लेट हो गया ना तो ये डेविल सबसे पहले उसे ही खा जाएगा। समय अपनी चेयर पर बैठा बार बार अनिका के गुस्से भरे चेहरे को याद कर रहा था और उसके चेहरे पर स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने जानबूझकर अनिका को इतना उपसाया था कि इनका उसके सामने कुछ भी कह कर चली गई थी। समय मुस्कुराते हुए अपने डॉल में से एक छोटी सी डॉल निकलता है और कहता है, मुझे नहीं पता था मेरी डॉल को इतना गुस्सा भी आता है। तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था मैं इतने सालों से। अब जब तुम मुझे मिली हो तो मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं जानता हूँ तुम शायद मुझे भूल चुकी हो, वरना मेरे पास आकर मैंने तुम्हें वो ब्रेसलेट दिखाया था। अगर तुम्हें मैं याद होता तो तुम तुरंत ब्रेसलेट को पहचान लेती हूँ, जैसे मैं तुम्हारे उसी ब्रेसलेट को पहचान लिया था। सभी अचानक से समय के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो समय के ऐसा कुछ बताता है जिसे सुनकर समय गुस्से में पागल हो जाता है और अपने पूरे ऑफिस में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसकी डॉल अपनी जिंदगी में किसी को शामिल भी कर सकती थी। जब से समय को ये पता चला था कि अनिका की जिंदगी में राहुल था जिससे वो प्यार करती थी, लेकिन राहुल ने अनिका की जगह उसकी बहन को चुन लिया था। जब से समय गुस्से में पागल हो चुका था कि उसकी डाल उसे कैसे भूल सकती है और उसके सिवा किसी और को अपनी जिंदगी में कैसे शामिल कर सकती है। अब यह गुस्से में इस कदर बौखला गया था कि सही गलत का फर्क भी भूल गया था। सर मैं सोच लिया था अब वो अनिका को हर कीमत पर अपनी जिंदगी में शामिल करते रहेगा, चाहे उसमें अनिका की मर्जी हो और ना हो। वो जबरदस्ती भी उसे खुद के करीब रखेगा, लेकिन वो अनिका को अब किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने देगा। और अनिका को सजा तो मिलेगी, किसी और को अपनी जिंदगी में जगह देने की। तभी समय के पास उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो कहता है कि उनका की फैमिली उसे ढूंढ रही है, क्योंकि उसकी छोटी बहन की शादी है उसके दोस्त के साथ और उनका प्लान बनाने का को बुलाकर उसके साथ कुछ बुरा करने का है। समय उसकी बात सुनकर कहता है, ठीक है उसके साथ मैं भी जाऊंगा, लेकिन वहां किसी को पता नहीं चलेगा। अनिका को ये पता चलता है कि उसके पापा उसे ढूंढ रहे हैं तो वह उनके पास जाने के और उनसे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और मैं वहां से दिल्ली के लिए निकल जाती है। जगह दिल्ली पहुंचती है तो देखी है एयरपोर्ट पर उसे लेने के लिए कोई नहीं आया था। ये देखकर वो फिर की मुस्कान के साथ बोलता है, मैं कैसे भूल गई थी कि यह परिवार मेरा नहीं है। लेकिन फिर भी वह राहुल की शादी में जाना चाहती थी, क्योंकि राहुल और अपनी बहन को ऐसा कोई मौका नहीं देना चाहती थी जिससे आगे चलकर वह उसे नीचा दिखाए। लेकिन अनिका इस बात से बेखबर थी कि समय साइन की तरह हर पल हर वक्त उसके साथ था और उसे पर नजर रखे हुए था। जब उनका घर में इंटर करती है तब वह देखी है कि राहुल और उसकी बहन की मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। अनिका को वहां देखकर सब मुंह बना लेते हैं, लेकिन उसकी दादी और उसके पापा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है।
सबको इग्नोर करके अपने कमरे में चली जाती है। इस बात से सबसे ज्यादा हर्ट उसके पापा को होता है क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी बेटी को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था और शाम को राहुल और मुक्ति की शादी थी, इसलिए वह अपने कमरे में जाकर तैयार होकर जब बाहर आती है तो देती है जयमाला का प्रोग्राम चल रहा था। तभी उसकी सौतेली माँ कर उससे कहती है, क्या तुम मेरी बेटी की खुशी में 2 शब्द कहना चाहोगी? जिंदगी के सलाम में शादीशुदा लोग मोह माया के जाल में फंस जाते हैं, अपने पार्टनर को वक्त काम देते हैं, उन्हें चीट करते हैं। शादी को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है जिससे 2 चाहने वाले एक जिस्म और एक जान बन जाते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है और परेशानियां आती हैं, प्यार का असर कम होता जाता है। पर अगर हम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं ना तो चाह कर भी एक दूसरे को हट नहीं कर सकते। अनिका के ने इमोशनल होकर कहा, हमारे नए कपल को दुनिया की हर एक खुशी मिले और उनके रिश्ते को मजबूत करने के लिए जल्दी एक नन्हा मुन्ना सा तोहफा उनकी लाइफ में आए। अपनी स्पीच देने के बाद अनिका गेस्ट के सामने से दूसरी तरफ चली जाती है। जो बात बिना किसी इमोशंस के कही थी, लेकिन वो बात पता नहीं क्यों राहुल को अपने दिल में चुभती हुई महसूस हुई थी, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब राहुल सिर्फ अनिका के आगे पीछे रहता था, हर वक्त उसका ख्याल रखता था, उससे प्यार से बात करता था और वो अनिका से प्यार भी करता था। लेकिन पता नहीं उसे रात ऐसा क्या हुआ कि राहुल के दिल में अनिका के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत भर गई। तभी उसकी नजर आने कहाँ पर जाती है, जो अपनी हैरानी भरी नजरों से किसी को देख रही थी की नज़र वहां बैठे समय पर जाती है और वो कहती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या वो शादी में गेस्ट बनकर आया है या किसी और कम से आया है? समय के आसपास बहुत सारी लड़कियां खड़ी हुई थी जो आपस में समय के बारे में बात कर रही थी और बार बार पीछे घूमकर समय को देख रही थी। ये देखकर अनिका सच में पड़ गई कि ऐसी कई खूबसूरत लड़कियां जो समय के एक इशारे पर उसे शादी करने के लिए रेडी हो जाती हैं, पर वो इतना मशहूर होने के बावजूद भी समय की जिंदगी में आज तक कोई लड़की नहीं थी। अनिका अपना सर झटका उसे मैरिज हॉल से बाहर जाने लगती है। तभी राजेंद्र जी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अनिका भावी योरसेल्फ, तुम ऐसे शादी छोड़कर कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना आज तुम्हारी बहन का कितना इम्पोर्टेंट दिन है, उसे दिन तुम उसके दिन को खराब करना चाहती हो। हैरानी से अपने पापा की तरफ देखती और कहती है, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, आपने मुझे यहाँ जबरदस्ती बुलाया था और मैं यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कर देना, तो अब क्या चाहिए आपको? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और ना ही आप पर मेरा हुक्म चलेगा। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई थी क्योंकि आपने मुझे बुलाया था या मुझे मेरी सो कॉल बहन की शादी में शामिल होना था। मैं यहाँ इसलिए आई थी क्योंकि मेरा यहाँ कुछ जरूरी सामान था और अब मैं जा रही हूँ। और हाँ, अंदर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना क्योंकि मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। जिस दिन मेरी माँ मारी थी ना, उसी दिन मेरा आपसे भी रिश्ता खत्म हो गया था, क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर पाल लेती है, लेकिन एक पिता को हमेशा दूसरी औरत की जरूरत पड़ती है। आपको मेरे लिए माँ की जरूरत नहीं थी, आपको अपने लिए अपनी बीवी की जरूरत थी जो आपकी नीज को पूरा कर सके। अनिका की बात सुनकर राजेंद्र जी का चेहरा काला पड़ जाता है क्योंकि अनिका ने उनकी दुखती रखकर हाथ रख दिया था। एक बार और राजेंद्र जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, एक बार आपने कहा था ना पूरे परिवार के बीच में कि मैं अपनी माँ जैसी नहीं हूँ और मेरी माँ बहुत अच्छी थी और आप उनसे बहुत प्यार करते थे। अगर यह सच होता ना तो आप कभी भी मेरी माँ को भूलकर किसी दूसरी औरत से शादी नहीं करते। ये झूठा था, यह आप मेरी माँ से प्यार करते थे, बल्कि आप तो मेरी माँ के मरने की दुआ मना रहे थे कि किस दिन वह मरे और अब अपनी इस दूसरी बीवी को इस घर में लेकर आओ। और मैं आपको आज एक बात बता देता हूँ, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। अब आप ये समझते ना, इस दुनिया में आपकी सिर्फ एक बेटी है और वह मुक्ति है, मैं नहीं। और हाँ, कभी भी मुझे कॉल कर कर डिस्टर्ब मत करना क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अब आप लोगों की वजह से मुझे कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो या कोई मुझे डिस्टर्ब करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और वहाँ से सीधा बाहर निकल जाती है। आज उनका की बातें राजेंद्र जी को बहुत हार्ट कर गई थी, क्योंकि उनका ने जो कहा था उन्हें कुछ % सच्चाई भी थी कि राजेंद्र जी को उनका के लिए माँ की नहीं अपने लिए पत्नी की जरूरत थी, वरना वो खुद ही अपनी बेटी को पाल सकते थे अपनी माँ की मदद से। लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी शादी की और उनसे एक बच्ची को भी पैदा किया और उसके बाद उन्होंने कभी अनिका पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा जो उनकी बीवी कहती हो बात मान लिया करते थे, चाहे वो काम उनका ने किया हो ना किया हो। कभी उन्होंने पता करने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज मैं अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ तो धोखा किया ही था, उन्होंने अपनी बच्ची को भी खुद से अलग कर दिया था जो उनके और उनकी पत्नी के प्यार की निशानी थी। उसे इतना दर्द, इतनी तकलीफ दी थी कि वह अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी।
अनिका घर से निकालकर रोड पर खड़ी होकर लंबी लंबी सांस लेने लगती है और किसी ऑटो और टैक्सी का इंतजार करने लगती है, लेकिन अभी तक कोई ऑटो और टैक्सी वहां नहीं आया था क्योंकि आज बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। अनिका धीरे धीरे रोड के सहारे चलने लगती है। उसे आज अपनी जिंदगी फिर से उन्हीं गलियों में गुजरती हुई दिखाई दे रही थी जिन गलियों में कभी वो को जाया करती थी। आज उसे ये शहर अंजना लग रहा था। हाँ, अनिका के लिए शहर अंजना ही था। वह तो रिबर्थ होकर आई थी कनिका की बॉडी में, लेकिन जब वो अनिका के दर्द के बारे में सोचती थी ना तो उसे बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती थी। उसे अपना दर्द भी उसे धरती आगे काम ही लगता था, लेकिन कमजोर नहीं थी क्योंकि उनका तो कब की मर चुकी थी। अब जो थी वो यह अनिका थी जिसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था और वह मकसद था एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बनने का और दुनिया पर राज करने का। अब वो किसी को मौका नहीं देगी खुद को हट करने का। पिछले जन्म में उसके अपनों ने ही उसे मार दिया था, प्यार के नाम पर चल लिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। पिछली बार अपने प्यार के हाथों मारी गई थी, अपने परिवार के हाथों मारी गई थी और इस बार भी उसके साथ सेम ही हो रहा था। उसका परिवार, उसका प्यार उससे ऐसे ही ट्वीट करते थे, इसीलिए अब उसे किसी पर कोई विश्वास नहीं था। अब उसे खुद पर विश्वास था। तभी वह देती है, उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। निकल जब अपना सर उठाकर देखती है तो उसे गाड़ी का विंडो नीचे होता है और उसमें से उसे समय का हैंडसम चेहरा दिखाई देता है। समय एक तक अनिका को देख रहा था। आज उसे अनिका की हालत, उसका दर्द, उसका सब कुछ पता चला था तो उसने अनिका को पनिशमेंट देने का अपना विचार त्याग दिया था। लेकिन आगे वो अनिका को पनिशमेंट जरूर देगा। अगर वो किसी और मर्द के करीब गई तो समय अनिका की तरफ देखकर कहता है, बैठो, उनका रहती है, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मैंने बोला बैठो वरना यहाँ से उठाकर ले जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ा सहन जाती है और जाकर उसके साइड में बैठ जाती है। समय अपनी गाड़ी को वहां से लेकर निकल जाता है। अनिका भी यही सोच रही थी कि समय ये क्या कर रहा था और वो क्यों आया था, या मुक्ति की शादी में बिजनेसमैन था, उसने समय को इनवाइट किया था। यही सब बातें अभी भी अनिका के दिमाग में चल रही थी, लेकिन उसने अभी तक एक बार भी समय की तरफ नहीं देखा था और ना ही उससे कुछ कहा था। समय आने की तरफ देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही थी? इसलिए आई थी यहाँ पर। समय की तरफ देखती है और कहती है, डांस करने आई थी यहाँ पर, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? समय अनिका किस तरह जवाब देने से चिढ़ जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अनिका समय की तरफ देखकर कहती है, मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ देना, मुझे वापस मुंबई जाना है। समय उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे लेकर अपने बिला की तरफ चला जाता है। बार बार समय को बोल रही थी लेकिन समय उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। आने का एकदम से समय का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, मुझे ऐसी वैसी लड़की समझने की गलती बिल्कुल मत करना मिस्टर समय मल्होत्रा, क्योंकि मैं अनिका हूँ और अनिका किसी से नहीं डरती, समझे तुम? समय अपनी ठंडी और सर आवाज में कहता है, बहुत बड़ी गलती करती है तुमने, आने का मेरे कॉलर को पकड़ता है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तमीज और तहजीब क्या होती है। मैं आज तक तुमसे अच्छे से पेश आ रहा हूँ तो तुम मेरे सर पर चढ़ती जा रही हो। आज मैं तुम्हें अपने सर से ऐसे नीचे पटूं कि तुम जिंदगी में फिर कभी मेरी बात के खिलाफत करने की कोशिश नहीं करोगी। समय कितनी ठंडी आवाज सुनकर अनिका को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन होती है, लेकिन वो कुछ नहीं रहती क्योंकि वो समय को यह नहीं दिखाना चाहती थी कि वो उसकी बात से डर गई है। अनिका घर कर समय की तरफ देखती है और कहती है, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी और मुझे अभी के अभी यही उतारो वरना मैं चलती कर से नीचे कूद जाऊंगी। समय को लगता है कि अनिका उसे डरा रही है, लेकिन अनिका सच में चलती गाड़ी से उठ जाती है और उसकी ऐसी हरकत देखकर समय शॉक रह जाता है और अनिका लुढ़कती लड़की एकदम रोड के साइड में आ जाती है। समय के गुस्से का पर हाय हो चुका था। ये लड़की उसकी कोई बात नहीं सुनती थी और आज वो ऐसे बीच रोड पर कूद गई। अगर अभी कोई गाड़ी आ जाती या कोई ट्रक आ जाता तो इस लड़की की जान तो चली ही जाती। अब समय इतनी गुस्से में आ चुका था, क्या उसे सही गलत अच्छा बुरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी गाड़ी से खुद का बाहर आता है और अनिका की तरफ बढ़ने लगता है। अनिका समय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वहां से भागने लगती है। समय कहता है, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ अनिका, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा और फिर तुम कहीं नहीं जा पाओगी और अपना बिजनेस वूमेन बनने का सपना भी पूरा नहीं कर पाओगी। अनिका समय की किसी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो भागती रहती है। समय एक दौड़ लगाकर अनिका को पकड़ लेता है और कहता है, बोला था ना मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आती और आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि समय की बात न मानने का नतीजा क्या होता है। और वह अनिका को अपनी पीठ पर तंग कर वहां से घर की तरफ निकल जाता है। अनिका गुस्सा बनाकर समय की पीठ पर मार रही थी, लेकिन समय को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि अनिका की गई हरकत की वजह से समय इस वक्त बहुत गुस्से में था और जब समय को गुस्सा आता था ना तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती थी।
समय अनिका को लेकर अपने मेंशन के अंदर चला जाता है, उसे ले जाकर कमरे में बेड पर फेंक देता है और उसे उंगली दिखाकर कहता है, आज से ये कमरा तुम्हारा घर है, इस कमरे से बाहर अगर एक कदम निकला ना, कसम से तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। और इसे मेरी धमकी मत समझना, जैसे तुमने गाड़ी से कूदते समय नहीं सोचा था वैसे ही मैं तुम्हारे पर तोड़ते समय नहीं सोचूंगा। मुझे एक अपाहिज और लंबी बीवी चलेगी, लेकिन मैं तुम्हें दोबारा से भागने का मौका नहीं दूंगा। समय की इतनी कठोर आवाज और लेजा सुनकर अनिका की आंखें नम हो जाती हैं। आने का कुछ नहीं रहती और बेड पर ऐसे ही बैठी रहती है। समय गुस्से में कमरे से बाहर निकल जाता है और कमरे को बाहर से लॉक कर जाता है। समय के जाने के बाद अनिका का गेट की तरफ देखती है। इस वक्त आएगा कि आंखों में समय के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी और यह नफरत आगे चलकर बहुत कुछ करने वाली थी। समय के जाने के बाद कमरे से भागने का रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन उसे कमरे से भागने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा था। तभी उसे बालकनी दिखाई देती है। उनका उसे बालकनी में जाकर नीचे जाती है तो उसकी आंखें डर से बंद हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत ऊंचाई पर थी। अगर वो यहाँ से कुर्ती तो उसकी एक एक हड्डी टूट जाती। कमरे में आकर बेड पर बैठ जाती है और अपने सर को पकड़ कर कहती है, मैं कहाँ फंस गई हूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, मेरा सपना, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मुझे यहाँ उसे मिस्टर राजेंद्र की बातों में जाकर आना ही नहीं चाहिए था ना, मैं यहाँ आती नहीं। पागल साइको मेरे पीछे पड़ता, मैंने इसके साथ डील करने से भी सीधी मना कर दिया था, लेकिन पता नहीं मैं यह मिस्टर राजेंद्र की बातों में आकर यहाँ क्यों आ गई। मैं अपने बालों को पकड़ लेती है और बेड से सिर्फ आकर बैठ जाती है। बैठे बैठे कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता, अगर गहरी नींद में चली जाती है। सोने के बाद धीरे से कमरे का गेट खुलता है और समय अंदर आता है। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी, लेकिन जब वो अनिका को सोते हुए देखा है तो वो उसे प्लेट को साइड टेबल पर रखकर अनिका के पास आता है और उसे रास्ते से बेड पर सलकर ब्लैंकेट से कर करके एक का टेम्परेचर सेट कर देता है। फिर अनिका के सिर पर हाथ फिर कर कहता है, क्यों मजबूर कर रही हूँ मुझे कि मैं तुम्हें खुद के पास कैद कर लूँ। मैं जानता हूँ आज मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत अच्छी है, मेरी तो नहीं देखना चाहता। डॉल प्लीज यार मुझे मजबूत मत करो, अगर तुम यहाँ से भागने की कोशिश नहीं करोगी ना तो मैं तुम्हें अच्छे से अपने पास रखूंगा और तुम्हें हर जगह जाने की आज़ादी दूंगा। तभी समय कमरे से बाहर चला जाता है और 2 घंटे बाद वापस कमरे में आता है। इस वक्त समय में काले कपड़े पहन रखे थे। वो अनिका को अपनी गोद में उठाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और गार्डन एरिया में आता है, जहां इस वक्त एक जेट उसका इंतजार कर रहा था। एलिल समय अनिका को लेकर उसे जेट में चढ़ जाता है और थोड़ी देर में वो जेट आसमान की बुलंदियों में कहीं गायब हो जाता है। अनिका तो सो चुकी थी, उसे नहीं पता था कि उसके सोने के बाद उसे कहाँ ले जाया गया है। बजट के अंदर एक पर्सनल कमरा बना हुआ था। समय अनिका को ले जाकर उसे बेड पर लेटकर ब्लैंकेट से कर करके उसे कमरे से बाहर आ जाता है और दूसरे कमरे में जाकर वहां से इंजेक्शन लेकर फिर अनिका के कमरे में जाता है और वो इंजेक्शन अनिका के हाथ में लगा देता है और फिर उनका के सिर पर हाथ फेर कर कहता है, अब तुम जब तक नहीं होगी जब तक मैं नहीं चाहूंगा। अनिका गहरी नींद में सो रही थी, उसे नहीं पता था कि उसके सोने के बाद उसके साथ क्या हुआ और उसे कहाँ ले जाया गया, लेकिन जब उनका की नींद खुलेगी ना तब उसका रिएक्शन देखने लायक होगा। समय अनिका के पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, इसीलिए तुम्हें इन सब से दूर लेकर जा रहा हूँ। इतना तो जहाँ पर मेरे सिवा तुम्हारे आसपास कोई नहीं होगा, तुम्हें बात करने के लिए भी मैं ही मिलेगा और कहीं जाने के लिए भी मैं तुम्हारे पास भी कोई और ऑप्शन छोड़ूंगा ही नहीं। वही इंडिया में राजेंद्र जी अनिका के जाने की सारी बात पता करते हैं, तब उन्हें सारी सच्चाई का पता चलता है। अब उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था कि क्यों उन्होंने दूसरी शादी की, और दूसरी शादी की तो क्यों उन्होंने अपनी बेटी पर ध्यान नहीं दिया, क्यों उसे बेटी पर ध्यान नहीं दिया जो उनके प्यार की निशानी थी, कि उन्होंने अपनी बेटी को इस तरह मारते हुए छोड़ दिया। यही सब सोते हुए उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वह अपने कमरे से निकलकर एक दूसरे कमरे में जाते हैं और अंदर से कमरा लॉक कर लेते हैं। वो कमरा अनिका की मॉम का था। एलिल राजेंद्र जी उसे कमरे के अंदर जाकर एक फोटो फ्रेम के पास खड़े हो जाते हैं और अपने हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे माफ कर देना सावित्री, मैं हमारी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया, मैं उसे पिता का प्यार नहीं दे पाया। अरे पिता का तो छोड़ो, मैं तुमसे एक इंसान का प्यार भी ना दिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी एक गलती मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगी। राजेंद्र जी वही सावित्री जी की फोटो को लेकर बेड पर लेट जाते हैं। उन्हें कब नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता।
अगली सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वो खुद को उसे कमरे में प्रकार थोड़ा परेशान हो जाते हैं और फिर कहते हैं मुझे इतने सालों में कभी इतनी अच्छी नींद नहीं आई जो मुझे इस कमरे में आए। यहाँ सब कुछ पहले की तरह है, कितना सुकून है इस कमरे में। सावित्री जी की फोटो को वहीं दीवार पर लगाकर कहते हैं मैं हमारी बेटी को ढूंढ लूंगा सावित्री, उससे माफी मांगूंगा अपने हर एक की है गुनाह की। मैं जानता हूँ वह मुझसे बहुत नफरत करती है, वह मुझे इतनी जल्दी माफ नहीं करेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वह मुझे माफ कर दे। और उसे कमरे से निकालकर बाहर हाल में आ जाते हैं। तभी उनकी दूसरी बीवी उनके पास आती है और कहती है कहाँ पर आप, रात भर आप घर क्यों नहीं आए। राजेंद्र जी उनसे कुछ नहीं रहते और कमरे की तरफ चले जाते हैं। आज राजेंद्र जी का ऐसा रिएक्शन देखकर कामिनी को भी अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से बाहर चली जाती है। एक अनजान जगह पर समय का जेट जाकर लैंड करता है और समय उसमें से अनिका को अपनी बाहों में लेकर अंदर चला जाता है। वहां आसपास चारों तरफ सिर्फ अपनी ही पानी था और जंगल और कुछ भी नहीं था। उसे जंगल और पानी के बीच में एक खूबसूरत सा घर बना हुआ था और समय अनिका को लेकर वही चला जाता है और उसे ले जाकर बेड पर लेटकर एक एंटीडोट उसके हाथ में लगा देता है और उसे कमरे से बाहर निकल जाता है, क्योंकि अभी उसे बहुत कुछ करना था यहाँ, इसलिए वो जानता था अनिका को होश आने में 2 से 3 घंटे तो लगी जाएंगे। 1 घंटे बाद धीरे धीरे अनिका की आंखें हिलने लगती हैं और वो अपनी आंखें खुलती है तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। फिर वो अपनी आंख बंद करके फिर खोलती है तो अनजान जगह अनजान कमरा देखकर वो डर जाती है, लेकिन तभी उसे समय का खुद को अपने घर लाना याद है। तुम्हें देती है कि गेट खुला हुआ था, वो उसका गेट से बाहर निकाल कर भागने लगती है। जब वो उसे घर से बाहर आती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ जंगल और पानी था। वह चारों तरफ घूम घूम कर देती है और भाई घुटनों के बल बैठकर रहती है। ये तुमने ठीक नहीं किया मिस्टर समय मल्होत्रा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। और चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां से भागने का कोई रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा था। एलिल तभी पीछे से कोई हाथ रखता है। अनिका डर के मारे सीख देती है। तभी समय कहता है मेरे अलावा तुम्हें कोई छू नहीं सकता। वही समय को अपने अपने करीब देकर उसे धक्का दे देती है। समय खुद को संभाल नहीं पाता और गिर जाता है। उनका उसे उंगली दिखाकर रहती है मेरे करीब आने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारी जान ले लूंगी। वही समय उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम जिस वक्त जहां हो ना वहां तुम्हें मेरे अलावा कोई भी नहीं मिलेगा। और मेरी एक बात कम खुलकर सुन लो, अब तुम्हें इतना उम्र मेरे साथ रहना है। प्यार से रहोगी तो फायदे में रहोगी, अगर मैं जबरदस्ती करने पर आया ना तो सह नहीं पाओगी। और वहां से अंदर घर की तरफ चला जाता है। To be continued. Thanks for watching.